सो हेलो एवरीवन एंड दिस इज भूमिका। तो कल के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कल हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट जो है एक बार हम फाइनल रिवीजन करेंगे। मैं सिर्फ एकदम डिटेल में तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि डिटेल में अगर कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आप लोग पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करना। ठीक है, तो इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपका पहले की वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है बायोमोलिक्यूल जो बनता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? इसे मैं डिफाइन करूंगी दैट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस दिस सब्सटेंस अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हमने क्या समझा था कि हमें क्या चाहिए? अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पर हमें ओएच जो है ना, ओएच जो है वो आपका दो से ज्यादा ओएच आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन में क्या चाहिए? मोर देन टू ओएच जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लो ये मैंने बना दिया 3 कार्बन वाला, क्या था एल्डिहाइड? क्या था 3 कार्बन वाला? ग्लिसरेल्डिहाइड। और कीटोन क्या था 3 कार्बन वाला कीटोन? वो था आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो इसमें हमें हमें मिल रहा है कि दो OH प्रेजेंट है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट ही है। दो से कम आपको मिल रहा है? नहीं, दो से ज्यादा मिलेगा आपको, दो से कम नहीं मिलेगा। तो इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 2 OH ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O एंड N। ठीक है, और ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये ओनली अप्लाई होता है फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए अप्लाई नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो एक सेम रेशियो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज इन H2O। ठीक है, इसलिए हम इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की दो फैमिलीज होती है कार्बोहाइड्रेट की, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो दो फंक्शनल ग्रुप की वजह से कार्बोहाइड्रेट को हम दो फैमिली में बांटते हैं, एल्डोज फैमिली और कीटोस फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी 3 मेजर क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी है वो 3 मेजर क्लासेस? कार्बोहाइड्रेट जो है 3 फॉर्म में डिवाइड होता है, मोनोसेकेराइड, डाइस ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने क्या पढ़ा था? मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं हम? जहां पर आपका सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड इज मोनोमर। मोनोसेकेराइड नाम से पता चला ये एक मोनोमर होता है। ये मोनोमर बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, यहीं से इस मोनोमर यूनिट से ही आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले मोनोमर यूनिट होगा, फिर डाइसेकेराइड यूनिट बनेगा, फिर आपके ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऐसे यूनिट्स बनते बनते आपके कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? दे आर द मोनोमर और बेसिक यूनिट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम इसे कहते हैं और ये कंसिस्ट करता है सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम इसे दो फैमिली में डिवाइड करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट है, CHO मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है अगर फंक्शनल ग्रुप में, तो यहाँ ये जो एल्डिहाइड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? फर्स्ट कार्बन में, C1 में, और इसलिए इसे हम क्या कह देंगे? एल्डिहाइड फैमिली। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोस प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O जब प्रेजेंट है, तो ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? C डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट होगा सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, C2 ग्रुप, C2 पोजिशन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जहां पर कीटोन शुगर जहां पर आपको देखने को मिलता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, हम उसे क्या किस में डाल देंगे? कीटोन फैमिली में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में हम पढ़ते हैं अगर आपके पास 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है,
या फिर वो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, मोनोसैकेराइड में हमने सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ा था, पर जो आपका ओलिगोसैकेराइड है उसमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऐड होते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है तो पेंटासैकेराइड। ऐसे करके हम 10 मोनोसैकेराइड यूनिट तक हम ओलिगोसैकेराइड में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये किससे जुड़े होते हैं, ये आपस में मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े होते हैं आपकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया, ओलिगोसैकेराइड कैन बी क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई, टेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट। फिर हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली मतलब बहुत सारे पॉलीमर्स विद 100 और 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। तो जो मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये हमने ओलिगोसैकेराइड में देखा कि 2 से 10 तक एक लिमिट रहता है, पर जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में 10 से ऊपर, 100 से ऊपर, 100 और 1000 के बीच आपके जो पॉलीमर्स बनेंगे वो आएंगे आपके पॉलीसैकेराइड में। मतलब यहाँ पर रिपीटेड स्ट्रक्चर होंगे, बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन्स पाए जाएंगे, और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होगा पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम समटाइम क्लासिफाई करते हैं 2 फॉर्म में, शुगर्स और नॉन शुगर। शुगर जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स है, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसे हम शुगर कह देंगे, और वो स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, और वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। इसमें आते हैं आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। नॉन शुगर की मैं बात करूं तो ये लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, और ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसमें इंक्लूड करते हैं हम पॉलीसैकेराइड और लार्जर ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड में हमने क्या देखा अभी कि वो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, सिंगल पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन पाया जाता है। जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2nOn। ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, फ्रीली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, बट ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड क्या है, ये डी ग्लूकोज। सो यहाँ पर ये मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डी ग्लूकोज, जो आपको अबंडेंटली मिलता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मोनोसैकेराइड में हमें मिनिमम कार्बन एटम कितना मिलेगा, 3। 3 से 9 तक आपको कार्बन एटम्स मोनोसैकेराइड में देखने को मिलते हैं, पर मिनिमम कार्बन नंबर होता है यहाँ पर 3। ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो मोनोसैकेराइड की हम नेमिंग कैसे करेंगे, अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे टेट्रा, और सफिक्स उसमें लगाएंगे हम ओजिस, तो उसका नाम हो जाएगा टेट्रोजिस। अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पेंटा पेंटा, और सफिक्स हम लगाएंगे ओजिस, तो हो जाएगा पेंटोजिस। वैसे 6 कार्बन के लिए हम लगाएंगे एक्सोजिस हेक्सोजिस, और 7 के लिए होगा हेप्टोजिस। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने देख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे एल्डिहाइड कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा कार्बन नंबर 1 में, और कीटोन कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा कार्बन नंबर 2 में। तो अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है किसी भी शुगर में तो वो कहलाएगा एल्डोज शुगर, कीटोन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा कीटोज शुगर। ठीक है, मोनोसैकेराइड में जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं ना अभी ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज क्या है, ये एक एल्डोहेक्सोसिस क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड है और ये 6 कार्बन वाला एक शुगर है, इसलिए हम इसे एल्डोहेक्सोसिस कहते हैं। ठीक है, वैसे ही फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ये कीटो शुगर है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज है कीटो हेक्सोसिस, क्योंकि ये कीटोन है और ये 6 कार्बन का प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं कीटो हेक्सोसिस। ठीक है, हमने देखा कि जो मिनिमम कार्बन नंबर होता है मोनोसैकेराइड में वो होता है 3। ठीक है, 3 इज द मिनिमम कार्बन नंबर फॉर मोनोसैकेराइड। तो सबसे जो 3 कार्बन वाले जो आपके शुगर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड में होता है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड, और आपका कीटोन में होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड में होता है ग्लिसरेल्डिहाइड और कीटोन में होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। है ना, इस चीज को याद रखना है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो एक आयरन होता है, सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं वो सारे आपको कायरल कार्बन वाले मिलते हैं, पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो एक आयरल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और जो ग्लिसरेल्डिहाइड होते हैं ये भी कायरल कार्बन, इनके पास भी कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है 1। कायरल कार्बन हम कैसे देखते हैं, कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जैसे कोई कार्बन है और वो कार्बन 4 डिफरेंट एटम के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, हम उसे क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कह देते हैं।
तो देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो 4 डिफरेंट एटम के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम, ये तो दोनों सेम हो गए, है ना? यहाँ पर भी दोनों सेम हो गए। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर एटम नहीं है जो 4 डिफरेंट एटम के साथ कनेक्टेड हो। तो इसलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो अकार्यल मॉलिक्यूल है। और हमने देखा था कि कायरल कार्बन कैसे निकालना है। तो एल्डिहाइड में हम कैसे निकालते हैं N-2 और कीटोन में हम कैसे निकालते हैं N-3। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ शुगर्स जो उस एक टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो उस शुगर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3। और ये क्या है? एक आपका कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या फॉर्मूला था? N-3। तो 3 - 3 अगर करेंगे तो कायरल कार्बन कितना आएगा? 0। ठीक है, और अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का N-2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल? 3। 3 - 2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं एल्डो शुगर कीटो शुगर में। एल्डो शुगर क्या है? एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड। कीटो शुगर है कीटोन मोनोसेक्राइड। एल्डिहाइड एल्डो शुगर जो है वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट से पाए जाते हैं। कीटो शुगर जो है प्रोसेस्ड फूड से मिलते हैं। एल्डो शुगर जो है लाइट पिंक इन कलर देता है जब हम इसका सेलेवेनॉफ टेस्ट करते हैं। कीटो शुगर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डो शुगर, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे सेल में जो आपके एल्डोसिस या फिर कीटोसिस का आइसोमराइजेशन कर देते हैं। एल्डोसिस को आइसोमराइज करके वो कीटोस में कन्वर्ट कर देते हैं। कीटोस को आइसोमराइज करके वो एल्डोस में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, है ना? ये जो हम पढ़ते हैं ये आते हैं आपके एल्डिहाइड में, एल्डो शुगर में। और कुछ होते हैं जैसे फ्रक्टोज, जाइलोज, तो ये आते हैं आपके कीटोज शुगर में। ठीक है, ये हमने कायरा सेंटर की बात की। कायरा सेंटर जो है आपके एल्डो शुगर में, कायरा सेंटर आपको ज्यादा मिलेगा देन कीटोज। कीटोज शुगर में कायरा सेंटर हमेशा कम देखने को मिलता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स हमने कैसे निकाला था? जो आपका कायरा सेंटर आएगा उसको हम 2 टू द पावर रखेंगे, टू द पावर n हो जाएगा। तो n यहाँ पर क्या आएगा? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो 2 टू द पावर अगर n में रखूं तो 2 टू द पावर यहाँ पर कायरल कार्बन है ग्लूकोज का 4। 2 टू द पावर 4 हो गया 16। तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। वैसे ही हम फ्रक्टोज के लिए भी निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हमने देखी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जिस भी मॉलिक्यूल का कायरल कार्बन होगा, जिस भी मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होगा, वो कायरल कार्बन क्या शो करेगा? वो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? जैसे कोई मान लो एक लाइट है, वो नॉर्मल लाइट है। जब वो लाइट जब पास हो रहा है तो वो हर एक एक्सिस में पास होता है। ठीक है, हर एक जो लाइट सोर्स है वो हर एक एक्सिस में पास हो रहा है। अब हमने उस लाइट सोर्स के आगे एक मोनोक्रोमेटा फिक्स कर दिया, एक फिल्टर जो है वो फिक्स कर दिया। तो ये क्या करेगा? ये लाइट को अलाउ करेगा केवल एक ही डायरेक्शन में। तो केवल सिंगल एक्सिस में ये लाइट को अलाउ करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हमने कायरल कार्बन वाला कोई शुगर रखा है। ठीक है, उसमें हमने ऐड किया। तो वो कायरल, जब हम उस सॉल्यूशन से इस पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम पास करेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा? उस सिंगल जो एक्सिस पे जो लाइट है उसको वो रोटेट कर देगा। डी डेक्स्ट्रो रोटेटिंग बनाएगा या फिर मतलब लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या फिर राइट साइड में। तो उस हिसाब से वहां पर हम दो चीजें देखते हैं, एक डी फॉर्म और एल फॉर्म। ठीक है, तो उस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो डी और एल फॉर्म हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये हम, हाँ, इसमें रेफरेंस डी और एल फॉर्म जब हम देखते हैं तो उसमें हमेशा रेफरेंस होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस चीज को याद रखना, रेफरेंस क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में हम रेफरेंस कैसे? देखो, जैसे ये जो भी कायरल कार्बन है, जो कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये कायरल कार्बन आपका, ये कायरल कार्बन जो है, ये इसमें OH का जो पोजीशन है, अगर OH का पोजीशन राइट साइड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका डी फॉर्म। और अगर OH का पोजीशन, कायरल कार्बन में जो OH है उसका पोजीशन अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो वो हो जाता है एल फॉर्म। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम डी और एल फॉर्म निकालना है हमें, तो हमें कायरल कार्बन में जो OH का पोजीशन है वो देखना है। वो ये केवल होगा जो छोटे, मतलब जो 3 कार्बन तक के लिए बस होगा। पर अगर मान लो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में आपका जो कायरल कार्बन है वो कितना आ जाएगा? एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो N-2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कायरल कार्बन आ जाएंगे। तो वहां पर अब 2 कायरल कार्बन में हम कैसे निकालेंगे? है ना, ज्यादा कायरल कार्बन में हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये 6 कार्बन वाला शुगर है, 6 कार्बन वाली शुगर में हमेशा क्या होगा? जैसे
कोई एल्डिहाइड शुगर है, तो एल्डिहाइड शुगर में क्या होगा, 6 माइनस 2, n माइनस 2 करेंगे तो 4 का लगेगा। अब यहाँ पर 4 कायरल कार्बन में हमें कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से फर्दर मोस्ट है, फर्दर मोस्ट कायरल कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो इसका OH हम देखेंगे। ठीक है, इसका OH यहाँ राइट साइड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा डी फॉर्म, और अगर यही OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है एल फॉर्म। तो जब अगर कोई बड़ी शुगर है ना जिसमें चार चार कायरल कार्बन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन अगर आपको देखने को मिलते हैं, हमेशा हम किसको देखेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप से फर्दर मोस्ट है, सबसे दूर है, वो वाले कायरल कार्बन को हम देखते हैं, उसकी OH पोजीशन को हम देखकर पता लगाते हैं कि वो डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है। ठीक है, कीटोन में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में हमने देखा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास तो कायरल कार्बन ही नहीं होता। अब उसके पास अगर कायरल कार्बन ही नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है, तो उसके पास डी फॉर्म और एल फॉर्म भी नहीं होगा, क्योंकि डी फॉर्म और एल फॉर्म हम कहाँ से पता कर रहे हैं, कायरल सेंटर से ही पता कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, जब हम शुगर ये पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं जो मोस्टली शुगर जो है आपके डी फॉर्म में पाए जाते हैं। वैसे ही हम जब अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तो मोस्टली अमीनो एसिड जो है वो हमेशा एल फॉर्म में पाए जाते हैं। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन, जहां हम डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने और क्या देखा था, एल्डिहाइड और जो आपकी कीटोन है, कीटोन शुगर, एल्डिहाइड शुगर, उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म देखे थे। ठीक है, तो जिसको भी वो स्ट्रक्चर अगर याद करना होगा, हमने ट्रिक्स भी देखा था, जैसे रन रैबिट रन, रन लिटिल रैबिट, है ना, ये सारे ट्रिक्स के थ्रू हमने इस स्ट्रक्चर्स को याद किए थे। तो ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में अच्छे से कराया है विद ट्रिक्स, तो आप लोग उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इरेंशियोमर्स। इरेंशियोमर्स क्या होते हैं, दे आर द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। फीचर्स क्या है इसके, दे हैव कायरल सेंटर, दे रोटेट। अब कायरल सेंटर है तो ये क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल है डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एपिमर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स होते हैं, दे आर द सब टाइप ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं है। डायस्टीरियो आइसोमर्स जो है वो मिरर इमेजेस नहीं है, डायस्टीरियोमर्स दे आर नॉट मिरर इमेजेस। तो एपिमर्स जो है वो एक टाइप है डायस्टीरियोमर्स के। ठीक है, अगर एपिमर्स में हम क्या करते हैं, जैसे कोई दो शुगर्स हैं तो दो शुगर के बीच में हम एपिमर फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, जो दो शुगर है उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, और वो कैसी शुगर्स होने चाहिए, वो शुगर्स आपके कैसे होने चाहिए, सेम फैमिली को बिलोंग करनी चाहिए। एल्डिहाइड फैमिली का होना चाहिए या फिर कीटोन फैमिली का होना चाहिए, तो दोनों ही एक ही फैमिली को बिलोंग करने चाहिए। दोनों में एक सेम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, दोनों सेम फॉर्म को बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, जो उनकी कायरल सेंटर है उनमें कोई एक कायरल सेंटर में ही OH का डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए, सिर्फ सिंगल कायरल सेंटर में आपको OH का डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। मैनोज में हमने देखा ये सारे डी फॉर्म में है। ठीक है, सारे सेम फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 कार्बन वाले हैं और सारे एल्डिहाइड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जो उसका जो सेम नेचर जो है वो हमने जो अभी बताया, तो वो तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि सेम फॉर्म है, इसका सेम डी फॉर्म है। ठीक है, सेम आपके एल्डिहाइड शुगर्स है और सेम कार्बन नंबर है। ठीक है, अब डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर OH का पोजीशन इस साइड है, यहाँ पर OH का पोजीशन लेफ्ट साइड है, यहाँ पर OH का पोजीशन राइट साइड है। ठीक है, पर बाकी सब में OH का पोजीशन सब में सेम है, यहाँ भी OH का पोजीशन सेम है, ये दोनों में कंपेयर कर तो OH का पोजीशन सेम है, यहाँ भी OH का पोजीशन सेम है, यहाँ भी OH का पोजीशन सेम है, यहाँ भी OH का पोजीशन सेम है। केवल डिफरेंस कौन सा है, इस वाले OH के पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। इसमें OH का पोजीशन आपका राइट लेफ्ट साइड है, इसमें OH का पोजीशन जो है राइट साइड है। तो जहां पर डिफरेंस आ रहा है यहीं पर ये एपिमर क्रिएट होगा। तो जो डी मैनोज और डी ग्लूकोज है ये आपस में एपिमर है एट C2 पोजीशन, और जो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है ये आपस में एपिमर है C4 पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस केवल यहाँ पर देखने को मिलेगा OH और OH में, बाकी सब में आपको सेम OH पोजीशन देखने को मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने अभी लीनियर स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हमने देखा, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए जैसे लीनियर स्ट्रक्चर जो है 3 कार्बन में भी बन सकते हैं, पर साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए आपका मोर देन 5 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, 4 कार्बन, एल्डिहाइड में 4 कार्बन भी चलेगा, पर जो कीटोन शुगर है वहां पर मोर देन 5 कार्बन होना जरूरी है। पर आपको मोस्टली केसेस में जो लीनियर स्ट्रक्चर, जो आपके साइक्लिक फॉर्म्स बनाएंगे, वो आपको मोर देन 5 कार्बन वाले ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई एक सेम मॉलिक्यूल है, उस सेम कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का अपना एक फंक्शनल ग्रुप, तो हमने क्या बात किया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, जो मोर देन 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले शुगर्स होते हैं वो ही आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। 3 कार्बन वाले शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, तो 3 कार्बन वाले जो है वो जनरली आपको लीनियर स्ट्रक्चर में ही मिलेंगे। ठीक है, कैसे बनते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो जो आपके जैसे कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, ठीक है, इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे उस उसी मॉलिक्यूल का, उसी शुगर का जो OH है ना, कोई भी पोजीशन का OH हो सकता है, कोई भी कार्बन का OH हो सकता है, वो मोस्टली आपको वो 5th या 6th कार्बन का मिलेगा। ठीक है, तो जो OH है वो क्या करेगा, वो OH जो है वो अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो जो OH है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे और वो बॉन्ड बनाता है। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगा विद एनी अदर OH प्रेजेंट इन द सेम स्ट्रक्चर। दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देखे थे, फ्यूरान रिंग 5 मेंबर रिंग और पैरानोज रिंग 6 मेंबर रिंग। ठीक है, और हमेशा इनमें से एक मेंबर क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात किया था, नेक्स्ट हमने देखा था ये कि जो एक सोल्यूशन होता है वहां पर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो आपके 5 और 6 कार्बन एटम्स में प्रिडोमिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो जो 5 और 6 मेंबर रिंग्स है उसे हम रिस्पेक्टिवली क्या कहते हैं, प्यूरानोज और पायरोनोज रिंग। वहीं से हम नया चीज पढ़ते हैं, नई नई कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, हेमी एसिटल और हेमी कीटल के बारे में। हेमी एसिटल कब बनता है, जब एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, और जब कीटोन और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो आपका हेमी कीटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि जो एल्डोपेंटोसिस है, जो 5 कार्बन वाले आपके एल्डिहाइड्स है, वो मोस्टली फ्यूरानोज होते हैं, और जो एल्डोहेक्सोसिस है वो मोस्टली आपके पायरानोज रिंग बनाते हैं। कीटो हेक्सोसिस है वो मोस्टली फ्यूरानोज रिंग बनाते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि एल्डोपेंटोसिस और कीटो हेक्सोसिस आपको मोस्टली फ्यूरानोज रिंग बनाते हुए मिलेंगे, एल्डोहेक्सोसिस जो है वो आपको मोस्टली पायरानोज रिंग बनाते हुए मिलेगा। बाकी दूसरे फ्यूरानोज या पैनोज ये दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट मोस्ट स्टेबल जो होता है वो इनका ये फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, फिर हमने देखा एनोमर्स के बारे में। एनोमर्स क्या होते हैं, जब स्ट्रक्चर बनता है, जब जैसे ये हेमी एसिडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक न्यू कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है। अब ये न्यू कायरल कार्बन जो है इसे ही हम क्या कह देते हैं आगे, एनोमर कहते हैं। कि एनोमर में OH का जो पोजीशन है, जब ये OH रिएक्ट कर देता है इसके साथ, तो यहाँ पर ये एनोमर्स बनते हैं। जब OH रिएक्ट करता है ना कार्बन एंड कार्बन के साथ, तो यहाँ पर प्रेजेंट बनता है एनोमर कार्बन। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, एनोमर कार्बन। तो एनोमर कार्बन में हम OH की पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर हम दो एनिमल या दो डायस्टीरियो आइसोमर्स को हम देखते हैं। एक होता है अल्फा एनोमर, एक होता है बीटा एनोमर। अल्फा एनोमर कब कहेंगे, जब OH का पोजीशन आपको बिलो द प्लेन मिलता है एल्डिहाइड में, और अगर OH का पोजीशन आपको अबव द प्लेन मिलता है एल्डिहाइड में, तो हम उसे कह देते हैं बीटा पोजीशन। ठीक है, पर जो कीटोन है, कीटोन में हमेशा, कीटोन में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, और यहाँ पर हम CH2OH की पोजीशन को देखते हैं। तो ये है शायद कीटोन, हाँ ये देखो,
कीटोन में क्या देखेंगे हम, CH2OH की पोजीशन को देखते हैं। CH2OH का पोजीशन जो है, अगर अबव द प्लेन है तो वहां पर होगा अल्फा, और अगर बिलो द प्लेन है तो होगा बीटा। ठीक, फिर आते हैं हम म्यूटा रोटेशन में। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये चीजें तो हमने देख ली, वही चीजें हैं, देख लो अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होती है, मान लो कोई क्रिस्टलाइन शुगर है। क्रिस्टलाइन शुगर आपको हमेशा मिलेगा लीनियर फॉर्म में। अब हमने उस क्रिस्टलाइन शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में जैसे ही डिसॉल्व किया, वो लीनियर फॉर्म से वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये दो फॉर्म के बने, एक होगा अल्फा फॉर्म, एक होगा बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, टू गिव इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, सो change in optical rotation of solution that occurs due to equilibrium shift between the alpha and beta anomers of a sugar molecule upon dissolution in H2O। इस प्रोसेस को हम completely क्या कहेंगे, एनोमराइजेशन। तो म्यूटा मतलब म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन या फिर चेंज इन एनी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, ये जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है, इसमें क्या होगा, आपका इंटर कन्वर्जन होगा। तब तक इंटर कन्वर्जन होगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ना आ जाए। ठीक है, नहीं, mutant rotation क्या है, change in a specific rotation that occurs when alpha and beta form is converted to the equilibrium mixture of two forms। ठीक, तो स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करूं, अल्फा और बीटा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन की, अल्फा फॉर्म के लिए क्या है +112 डिग्रीज, बीटा फॉर्म के लिए है +19 डिग्रीज। ठीक है, तो जब क्रिस्टलाइन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज डिजोल्व होते हैं वाटर में, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसका सोल्यूशन का, वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम वैल्यू पे। वो इंटर कन्वर्ट होते होते एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आता है, जो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है, +52.7 डिग्री। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है, अब जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आया वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है ग्लूकोज जो अप्रॉक्स, जिसमें 37% अल्फा फॉर्म होते हैं और 63% बीटा फॉर्म होते हैं, एंड लेस देन 1% आपको ओपन चेन फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, हमने बात की थी एनिमल्स की, हमने अभी एनिमल्स देखा और हमने इससे पहले देखा था एपिमर्स। तो इनमें डिफरेंस क्या है, एनिमल्स जो है ये जो है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे डिफर करता है ना, उसका OH पोजीशन पे डिफर करता है। एफिमर्स जो है ये कायरल कार्बन पे डिफर करते हैं, और केवल वन कायरल कार्बन पे ये डिफर करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एनोमर्स की अगर मैं बात करूं तो ओनली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम देखते हैं, उसके OH की पोजीशन देखते हैं। एपिमर्स में अगर मैं बात करूं, एनी कायरल कार्बन एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बन, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं लेते, यहाँ पर हम कोई भी कायरल कार्बन को देखते हैं एपिमर्स में। ठीक है, एनिमल्स जो है ये केवल साइक्लिक फॉर्म में हम एनिमल्स कहेंगे, और एपिमर्स जो है वो आपको साइक्लिक में भी देखने को मिलेगा, और ये साइक्लिक फॉर्म में भी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीनियर फॉर्म को क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, साइक्लिक फॉर्म, चेयर कन्फर्मेशन, 3D साइक्लिक फॉर्म। मैंने बताया था चेयर कन्फर्मेशन कैसे देखते हैं। चेयर कन्फर्मेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसने पूछे कि कायरल कार्बन कहाँ है, तो हम देखेंगे ओ पोजिशन, जो फर्स्ट ओ पोजिशन है, वो पोजिशन किसकी ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है ना। तो ये जो है ये आपका OH और H जो है, ये वाला आपका कायरल कार्बन होगा। ठीक है, O के पास जो है वो ये, तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक होता है शुगर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लाइकोन, नॉन शुगर मॉलिक्यूल को कहते हैं हम ए ग्लाइकॉन। ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, और ये इसका जो जो शुगर मॉलिक्यूल, अब शुगर मॉलिक्यूल है तो उसके पास ऑफकोर्स एनोमेरिक कार्बन होगा, तो उसका जो एनोमेरिक कार्बन है वो दूसरे नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है बाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोसाइड का, वो क्या देता है, एसिडल फॉर्मेशन करता है, जहां पर हेमी एसिटल जो ग्रुप है, जो हेमी एसिटल ग्रुप है वो, जो हेमी एसिटल ग्रुप है ग्लाइकोन का, मतलब शुगर मॉलिक्यूल का जो हेमी एसिटल ग्रुप है, वो रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकोन। ये जो नॉन शुगर मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है एसिटल का। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स क्या है, दे आर द diverse group of secondary metabolites and can be classified based on the A glycon unit and type of glycosidic bond।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ग्लाइकोसाइड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन यूनिट एंड टाइप ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स जो है ये नेम्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लाइकॉन यूनिट दैट प्रोवाइड्स द हेमिएसिटिक ग्रुप। तो जो ग्लाइकोसाइड्स है दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू ग्लाइकॉन यूनिट, ये जो है ये ग्लाइकॉन यूनिट के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है, और दैट प्रोवाइड द हेमिएसिटिक ग्रुप। इफ ग्लाइकॉन इज ग्लूकोज, मान लो अगर कोई ग्लाइकॉन है, अगर आपको ग्लाइकॉन मतलब ग्लाइकॉन क्या बताया था मैंने, शुगर मॉलिक्यूल, अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का शुगर मॉलिक्यूल है तो उसका रिजल्टिंग मॉलिक्यूल क्या कहेंगे हम उसे, ग्लूकोसाइड। अगर गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोसाइड बनेगा। ठीक है। सो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, ओवाबीन। ओवाबीन जो है ये एक आपका ग्लाइकोसाइड है जो इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को की एक्टिविटी को, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर एसिड्स की। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो क्या है, शुगर एसिड्स। ठीक है। तो शुगर एसिड्स क्या होते हैं, शुगर एसिड्स में सबसे पहले हमें ये ऑर्डर याद रखना है, जो भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम करेंगे उसमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका CO2 आएगा, CO2 के नीचे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे आएगा आपकी शुगर CH और C डबल बॉन्ड, ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक। फिर आएगा आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके एल्कोहल, उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो जब हम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिडक्शन। जैसे CO2 रिड्यूस होकर क्या बनेगा, COH, ये रिड्यूस होकर बनेगा शुगर, ये बनेगा एल्कोहल, और ये रिड्यूस होकर बनेगा हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये मोस्ट रिड्यूस फॉर्म होते हैं, और जो CO2 है ये मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म होते हैं। क्यों ऑक्सीडाइज फॉर्म होते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सारे ऑक्सीडाइज होते हुए बनते जाएंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होके एल्कोहल बनेगा, ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके शुगर का मॉलिक्यूल बनेगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर CO2 बनेगा। ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर एसिड की। क्या होते हैं शुगर एसिड, शुगर एसिड क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। तो ये है शुगर, शुगर का जब हम ऑक्सीडेशन करें मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशन में जब हमेशा क्या होगा, जो शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर एसिड बनाना है तो कौन कौन सी पोजीशन आपकी ऑक्सीडाइज होंगी, फर्स्ट और लास्ट। अगर हमने फर्स्ट पोजीशन को ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पे क्या बना, COH। और जब अगर फर्स्ट पोजीशन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, फर्स्ट कार्बन मतलब कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बन और कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तब हम उसे कह देते हैं एल्डोनिक एसिड। क्या कहते हैं, एल्डोनिक एसिड। जब ये लास्ट पोजीशन जो है, जो लास्ट एल्कोहल ग्रुप है ना, वो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, या हम इसे प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा, इसे हम कह देंगे आपका डी यूरोनिक एसिड कहेंगे। क्या कह देंगे, यूरोनिक एसिड। अगर दोनों ही पोजीशन फर्स्ट और लास्ट दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एल्डेरिक एसिड। ठीक है। तो ये हमने देखा एल्डोनिक एसिड क्या होते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है या फिर जो C1 पोजीशन है केवल ये ऑक्सीडाइज हो रहा है टू प्रोड्यूस एल्डोनिक एसिड। ठीक है। अगर ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज किया, एल्डोनिक एसिड बनाया तो क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड में क्या होगा, जो टर्मिनल OH है, OH ग्रुप है, वही ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे यूरोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर ग्लूकोज है तो ये हो जाएगा ग्लूकोयूरोनिक एसिड। एल्डेरिक एसिड है तो यहाँ पे एल्डेरिक एसिड में क्या होगा, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप या फिर टर्मिनल जो OH है वो दोनों ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होंगे, देन एल्डेरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इफ ग्लूकोज ग्लूकैरिक एसिड। शुगर अल्कोहल की मैं बात करूं, शुगर अल्कोहल में क्या होगा शुगर अल्कोहल में क्या होगा, शुगर से अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रिड्यूस होके, है ना। तो जो ये शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल अल्कोहल कैसे बनाएगा, रिड्यूस होके बनाएगा। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट जो आपका कार्बन है, मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस होगा और ये बना लेगा CH2H, मतलब ये बना लेगा शुगर अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डोसिस और कीटोसिस रिड्यूस टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म शुगर अल्कोहल। वही मैंने बताया कि जो इसमें है शुगर अल्कोहल बनाने के लिए जो कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब जो एल्डिहाइड जहां पर प्रेजेंट है, उस पोजीशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। शुगर अल्कोहल है डेजिग्नेटेड बाय द एडिशन ऑफ आइटोल। तो जब हमें शुगर अल्कोहल का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम आइटोल को ऐड कर देंगे, सफिक्स में आइटोल रख देंगे। तो हम पेरेंट शुगर के साथ हम आइटोल ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शुगर अल्कोहल मिल जाएगा। द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
of glucose or xylose produce polyhydroxy alcohol called sorbitol or xylitol. तो ग्लूकोज और जाइलोज जो है, जो ग्लूकोज और जाइलोज है, इसका जब रिडक्शन होगा, उसके कार्बोनिल ग्रुप का जब रिडक्शन होगा, तो क्या बनाएगा? ये सॉर्बिटॉल और जाइलिटॉल बनाएगा. जो शुगर एल्कोहल्स है, दे आर लीनियर मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट साइक्लाइज इन मैनर ऑफ एल्डोजेस. तो जो शुगर एल्कोहल्स है, शुगर एल्कोहल जो है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है जो साइक्लाइज नहीं हो सकते, जो साइकिल फॉर्म नहीं बना सकते. अमीनो शुगर क्या होते हैं? अमीनो शुगर होते हैं, ये ऐसे शुगर्स होते हैं जहां पर जो OH पोजीशन होता है ना, शुगर में जो OH पोजीशन होता है, वो OH पोजीशन रिप्लेस हो जाता है बाय एन अमीनो या फिर एसिटाइल अमीनो ग्रुप के साथ. ठीक, तो 3 अमीनो शुगर हमें देखने को मिलते हैं: डी ग्लूकोसामाइड, डी मैनोसामाइड, डी गैलेक्टोसामाइड. एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन भी मिलता है हमें, NAG. और ग्लूकोसामाइन डेरिवेटिव है ये एक, जो किसका पार्ट है? आपके बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट है. जब हम पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ते हैं तो वहां पर हम नैग और नाम पढ़ते हैं, वही. ठीक है. और एक है नाम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का पार्ट है, ये भी आपका एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. यहाँ पर भी एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है. OH को पोजीशन जो है रिप्लेस कौन किया है? एसिटाइल ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. तो हमने क्या देखा था? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को जानने से पहले हमने देखा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, ये एक कपल्ड रिएक्शन है, ये साथ साथ चलते हैं. ठीक है. अगर कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो साथ में उस उसका इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला भी कोई कंपाउंड होना चाहिए. तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसलिए साथ साथ होता है. तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? मान लो ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए. ये क्या कर रहा है? ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, कोई दूसरा कंपाउंड बैठा है, कंपाउंड बी, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? जो कंपाउंड ए है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो कंपाउंड ई है, जो उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उसका हो रहा है रिडक्शन. ठीक है. तो इसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है. वैसे ही हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की. तो क्या होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ऐसे शुगर जो इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. और फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं? फ्री फंक्शनल ग्रुप जो है, वो आपके प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं. तो ऐसे शुगर जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, उसे हम कह देते हैं रिड्यूसिंग शुगर. और ऐसे शुगर जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते, तो उसे हम कह देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. तो इसमें हमें ये चीज पता होना चाहिए कि केवल जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, केवल वही फंक्शनल ग्रुप्स ही डोनेट और एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. एल्कोहल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. अ शुगर हैविंग फ्री फंक्शनल ग्रुप कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो जो शुगर्स होते हैं जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं. तो जितने भी मोनोसेक्टाइड्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. दे कैन ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन इन इट्स लीनियर फॉर्म. ठीक. नेक्स्ट हम बात करेंगे. ठीक है. तो क्या होते हैं डाइसेक्राइड? डाइसेक्राइड होते हैं जहां पर दो मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन होते हैं. ठीक है. अब ये ज्वाइन होंगे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से. तो ये ज्वाइन कैसे होंगे? इन दोनों का या फिर आपका हेड और हेड इन्वॉल्व होता है, या फिर हेड टेल इन्वॉल्व होता है, ये हमने पढ़ा है ना. हेड और हेड कब इन्वॉल्व होगा? जब एनोमेरिक कार्बन जो है आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना. जब दोनों ही शुगर के एनोमेरिक कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, तो हेड और हेड इन्वॉल्व होगा. पर अगर एक शुगर का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है और दूसरे शुगर का आपका टेल इन्वॉल्व है, टेल मतलब एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके बाकी कोई और पोजीशन इन्वॉल्व है, तो वहां पर हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा. अब जब हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर आपका ये बन जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके पास एक जो फ्री फंक्शनल ग्रुप है. एनोमेरिक कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन में तो फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट है ना. अगर एक शुगर ऐसा है जिसका एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम उस डाइसेक्राइड को हम कह देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. अगर दोनों ही जो शुगर्स हैं, उन दोनों के एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए, तो वहां पर वो हेड हेड कॉम्बिनेशन हो जाता है. और हेड हेड कॉम्बिनेशन होने की वजह से वहां पर जो आपका शुगर बनता है, वो बनता है नॉन जो शुगर बनता है, वो बनता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. क्योंकि वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, वो डोनेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स. वो दोनों फंक्शनल ग्रुप से जो है, वो इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड बनाने में. ठीक है. अब अगर हमें रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं ये पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम सोल्यूशन लेंगे. ठीक है. उस सोल्यूशन में क्या आएगा? आपका क्यूप्रस आयन प्रेजेंट होगा. ठीक है. ऐसा हम सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें आपका क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है. अब ये जो क्यूप्रिक आयन है, वो क्या करेगा? जैसे हमने मान लो एक सोल्यूशन बनाया, बेनेडिक्ट या फिर फैलिंग सोल्यूशन बनाया, तो हम क्या करेंगे? उस सोल्यूशन में शुगर डाल देंगे, जिस जिस शुगर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है. अब मान लो अगर वो शुगर के पास
जो शुगर हमने डाला, उस शुगर जो शुगर है, उसके पास अगर पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, जो क्यूप्रस आयन है, जो क्यूप्रिक आयन है, वो क्यूप्रिक आयन का इलेक्ट्रॉन जो है, वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। शुगर क्या करेगा, शुगर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा क्यूप्रिक आयन को, क्योंकि क्यूप्रिक आयन जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्यूप्रिक आयन जो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा वो शुगर, और क्यूप्रिक आयन उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वो अपना अपीयरेंस जो है वो चेंज, मतलब उस सॉल्यूशन का अपीयरेंस को वो चेंज कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि शुगर रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि डाइसैकाराइड एंड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड हमने देखा। ठीक, इससे मैंने ये देखो, यहाँ पर देखो, व्हेन अ शुगर्स एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व इन अ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, जब कोई शुगर का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाने में, तो वो रिवर्ट नहीं हो सकता, वो लीनियर फॉर्म में नहीं जा सकता। ठीक है, हेंस वो शुगर क्या बन जाता है, नॉन रिड्यूसिंग बन जाता है, क्योंकि अब उसका बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, तो वो अब अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, वो फंक्शनल ग्रुप में नहीं जा सकता, क्योंकि बॉन्ड कब बनता है, साइक्लिक फॉर्म में ही बॉन्ड बनता है, तो वो अपने आप को रिवर्ट नहीं कर सकता लीनियर फॉर्म में, तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसैकाराइड एंड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। डाइसैकाराइड मतलब होता है, डाई मतलब होता है टू, दो, तो यहाँ पे दो मोनोसैकाराइड इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, आपके एक शुगर होगा जिसका एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा, और दूसरा शुगर होगा जिसका एनोमेरिक कार्बन या फिर आपका टेल पोजिशन या फिर OH पोजिशन इन्वॉल्व होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड हमेशा एनोमेरिक या फिर हेड हेड और हेड के बीच में होगा, या फिर हेड और टेल के बीच में होगा, पर कभी भी ये टेल और टेल के बीच में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में। हेड और हेड अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हेड और टेल अगर इन्वॉल्व है तो ये रिड्यूसिंग शुगर बनाएगा, क्योंकि टेल, अगर यहाँ पे टेल इन्वॉल्व है तो इस शुगर के पास आपका हेड बचा है, हेड जो है वो फ्री फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है, तो फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, डाइसैकाराइड आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकाराइड, पता है हमें। और डाइसैकाराइड कंसिस्टिंग ऑफ टू मोनोसैकाराइड जॉइंड बाय एन ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओ एटम इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, OH में देखो O इन्वॉल्व है, of one sugar react with the anomeric carbon of another sugar। सबसे पहले हम बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज क्या होता है, फ्रूट शुगर। माल्टोज कैसे बनता है, माल्टोज बनता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से। यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर होता है आपका हेड और हेड का कॉम्बिनेशन, सॉरी हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जिस शुगर का टेल इन्वॉल्व है उसके पास एक एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है, वो एनोमेरिक कार्बन में फ्री फंक्शनल ग्रुप है, फ्री फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इन्वॉल्व। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो मिलकर बनाएंगे आपके माल्टोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे माल्टोज हो गया, माल्टोज के बाद हम बात करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज में है मिल्क शुगर, लैक्टोज जो है, ठीक है, लैक्टोज क्या है, ये डाइसैकाराइड है, ये भी डाइसैकाराइड है। लैक्टोज कैसे बनेगा, बीटा गैलेक्टोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ये बीटा गैलेक्टोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से बनेगा आपका लैक्टोज। और यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, हेड टू टेल आ गया तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगी। बॉन्ड कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड था माल्टोज में, और लैक्टोज में क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होगा। बॉन्ड को याद रखना है। ठीक है, और इसका जो मोनोसेक्राइड यूनिट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो याद रखना है, बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया लैक्टोज का फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा सुक्रोज का फॉर्मेशन। सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, पर यहाँ पर दोनों का ही हेड इन्वॉल्व हो जाएगा, एनोमेरिक कार्बन, दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे, इस वजह से क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या हो जाएंगे इस वजह से, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कौन सा होगा, अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन कार्बन 1 एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू एंड कार्बन 2 एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रक्टोज रेसिड्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्री हेलोस की। ट्री हेलोस क्या होती है, इसमें यहाँ पर भी हेड और हेड इन्वॉल्व होगा, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज इन्वॉल्व है, और दोनों का फर्स्ट पोजीशन इन्वॉल्व है। ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन क्या है आपका, एनोमेरिक कार्बन है, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। कहाँ मिलते हैं हमें, फंगी बैक्टीरिया मशरूम में मिलते हैं, और ये स्टोरेज फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के
कुछ ऑर्गेनिजम्स में। फिर है, ये हमने देख लिया कि हेड ऑन हेड कब बोलेंगे और हेड टेल कब बोलेंगे, पता चल गया ना। अगर आपका 1, 4, 1, 6, 1, 3, 1, 5 इन्वॉल्व है तो ये आपके सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन हो रहा है। मान लो अगर कहीं दिखा, कहीं कॉम्बिनेशन में 1, 2, पर हमें 2 मेंशन किया नहीं है, या फिर 2 अगर दिया है कि ये एल्डिहाइड का है तो वो तो रिड्यूसिंग होगा। पर अगर 2 आपका कीटोन का है तो कीटोन में जो सेकंड पोजीशन है वो होता है एनोमेरिक कार्बन, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी, हायर ओलिगोसैकेराइड्स की। हायर ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, रेफिनोस, मतलब ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम शॉर्ट में। तो कैसे बन रहा है सुक्रोज, कैसे बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बना, फिर यहाँ पर एक गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा रेफिनोस, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फिर 2 गैलेक्टोज होंगे तो स्टिकायोज बन जाएगा, फिर 3 गैलेक्टोज आ जाएंगे तो 1 डायस्कोज बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। इसे हम 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है वो मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल्स, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म को, और जो स्टोरेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह सर्व करता है। अब फिर हम इसे 2 बेसिस में, मतलब 2 बेसिस में, कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक है उसका फंक्शन के बेसिस पे, एक है कंपोजिशन के बेसिस पे। कंपोजिशन की बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड होता है कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, यहाँ पर केवल सिंगल टाइप का मोनोमेरिक यूनिट इन्वॉल्व होता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 2 या 2 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर है आपका होमोपॉलीसेकेराइड की हम बात करें, स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो ये दोनों में कॉमन ये होते हैं, ये दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन होता है, सेम रिपीटिंग यूनिट है, सेम बॉन्ड है। केवल इसमें डिफरेंस होता है इसकी ब्रांचिंग पॉइंट में, स्टार्च में आपको कम ब्रांचिंग पॉइंट देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन में ज्यादा। ठीक है, तो दोनों का मोनोमेरिक यूनिट, रिपीटिंग यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। इन दोनों में कॉम्पोनेंट्स क्या है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अगर मैं बात करूँ अमाइलोज की तो लीनियर अरेंजमेंट होता है ग्लूकोज यूनिट का, यहाँ पर अल्फा 1 को ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखने को मिलता है। अमाइलोपेक्टिन की बात करूँ तो लीनियर ब्रांच डोनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लीनियर में अल्फा 1 को ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ब्रांच में आपका अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रांच में क्या देखने को मिलता है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड सिर्फ ब्रांच पॉइंट में ही देखने को मिलेगा, आपको लीनियर में ये अल्फा 1 6 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमने ये आयोडीन टेस्ट देखा था, ये आपको देखना है ना। फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखा था सेल्यूलोज। स्ट्रक्चर में हमने देखा था सेल्यूलोज और काइटिन। सेल्यूलोज और काइटिन में, सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, प्लांट्स में। ये लीनियर है, अनब्रांच है, होमोपॉलीसेकेराइड है। डी ग्लूकोज रेसिड्यू इसके मोनोमर यूनिट है। और कौन सा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। सेलुलोज को ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते, सेलुलोज एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते जो सेलुलोज के बीटा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को ब्रेक कर सके। किसके पास प्रेजेंट होते हैं, जो टर्माइट्स होते हैं। टर्माइट्स के अंदर, टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने वाली ट्राइकोनिम्फा करके एक बैक्टीरिया होती है। उस बैक्टीरिया के गट में, उस बैक्टीरिया के गट में वो सिक्रीट करता है सेल्यूलेज एंजाइम, जो हाइड्रोलाइज करता है बीटा 1 4 लिंकेजेस को। इसलिए टर्माइट्स जो है वो कैपेबल होते हैं आपके, टर्माइट्स जो है वो कैपेबल होते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइज करने के, है ना, डाइजेस्ट करने के। काइटिन क्या होते हैं, काइटिन कहाँ देखने को मिलता है हमें, जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, उनके में, और जो आपके फंगी होते हैं, फंगी के सेल वॉल में आपको काइटिन देखने को मिलता है। ये भी लीनियर है, होमोपॉलीसेकेराइड है, और कंपोज होते हैं किसके, इसका जो मोनोमर यूनिट है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड रेसिड्यू। इसमें भी होता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और आपका सेल्यूलोज में भी होता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो इसमें डिफरेंस क्या है, काइटिन और सेल्यूलोज में क्या डिफरेंस है, कि जो काइटिन है, ओनली डिफरेंस इज फ्रॉम सेल्यूलोज इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है एट C2 विद एन एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड की। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में रिपीटिंग यूनिट है डाइसेकेराइड। ठीक है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में भी रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ पर डाइसेकेराइड यूनिट है। डाइसेकेराइड में यहाँ पर मतलब हेट्रो नाम से पता चल रहा है कि 2 अलग अलग डाइसेकेराइड यूनिट होते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग डाइसेकेराइड यूनिट होते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड में 2 अलग अलग डाइसेकेराइड ये यूनिट होते हैं,
मान लो ये कोई दूसरा शुगर है और ये कोई दूसरा शुगर है, तो यहाँ पर दो अलग अलग डाइसैकाराइड आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली तो ये लीनियर होते हैं, पर ब्रांचिंग भी मिलती है हमें। लीनियर कौन से अभी हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। ठीक है, रियली आपको फ्री फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये लिंक्ड होते हैं प्रोटीन से, कोई लिपिड से, पेप्टाइड से, ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन में जो डाइसैकाराइड यूनिट है, दो डाइसैकाराइड यूनिट देखने को मिलते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, है ना। नार्गन नाम हमने देखा था। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कौन ब्रेक कर सकता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इसे ब्रेक कर सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया कुछ सेल वो बैक्टीरिया ही मर जाएगा। ठीक है, तो नैग और नैम की लेयर्स पाई जाती है। हमने देखा ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें अलग अलग लेयर, जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो किसी में थिक पाई जाती है, किसी बैक्टीरिया में, किसी में थिन पाई जाती है। तो ये हम देखते हैं, तो वो किस बेसिस पे, तो यहाँ पर जो लेयर्स होती है ना नैग और नैम की, वो कैसे होती है, आपस में कनेक्टेड होती है स्टेबिलिटी के लिए। नाम जो है वो दूसरे लेयर की नाम के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये कनेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है या फिर आपके पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से भी जुड़े होते हैं। तो मुझे याद रखना, जो नाम है, नाम के पास होते हैं पेप्टाइड पेप्टाइड चेन्स होते हैं, कुछ 4 पेप्टाइड की चेन होती है, एल एलेनिन, डी ग्लूटामेट, डीएपी या फिर एल लाइसिन और डी एलेनिन। तो यहाँ पे देख रहे हो डी फॉर्म मिल रहा है ना, डी फॉर्म आपको नेचर में रेयरली मिलता है, तो वो रेयरनेस कहाँ है, इसी बैक्टीरिया में ही आपको एबनॉर्मल अमीनो एसिड देखने को मिलता है। ठीक, तो जब भी सिंथेसिस होता है, जब ये नाग और नाम का सिंथेसिस होता है, तो सबसे पहले पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो आपका लास्ट जो ये डी एलेनिन है वो रिमूव हो जाता है सिंथेसिस के बाद, इसलिए यहाँ पर 4 पेप्टाइड बचते हैं। ठीक, तो 2 टाइप के लिंकेज मैंने बताया, डायरेक्ट लिंकेज होता है और पेंटाग्लाइसिन ब्रिज होता है। तो जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डायरेक्ट लिंकेज देखने को मिलता है। जो डीएपी है, डीएपी डोनर ग्रुप है, ये डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन और ये एक्सेप्ट करता है डी एलेनिन, जब वो ऐसे एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज बनता है दोनों के बीच में। पर जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को चाहिए पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कनेक्ट होने के लिए, दूसरे नाम के साथ जुड़ने के लिए उसे चाहिए पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बीच में। तो एल लाइसिन जो है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ता है, और फिर ये डी एलेनाइन के पास क्या होता है, डी एलेनाइन पहले पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ा होता है और उसके बाद एल लाइसिन उस पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये जो कंडीशन है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ये आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, और जो आपके डायरेक्ट लिंकेज वाला कंडीशन है वो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, इकोला, यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज देखने को मिल रहा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जहाँ पर आपको पेंटाग्लाइसिन ब्रिज देखने को मिलता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। ये यूबैक्टीरिया सेल वॉल में पाया जाता है एंड इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज्ड डाइसैकाराइड यूनिट फॉर्मिंग अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैग और नैम जो है वो ज्वाइन होते हैं थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। A peptide chain is connected to the carboxyl group of the NAM by an amide linkage. Next is glycosaminoglycans. Glycosaminoglycans क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं, उनके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। उनका एक्स्ट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वहां पर ह्यूज अमाउंट में आपको ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड ही होते हैं और ये लिंक्ड होते हैं प्रोटीन के साथ और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ठीक है, फ्री फॉर्म में आपको गैस देखने को नहीं मिलेंगे, फ्री फॉर्म में भी मिलेंगे पर वो एक एक्सेप्शन केस है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, जहां पर फ्री फॉर्म में गैस मिलते हैं। ठीक है, गैस क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, अनब्रांच्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट। हर ये डाइसेकेराइड यूनिट कौन कौन से, अमीनो शुगर और आपके यूरोनिक एसिड। अमीनो शुगर में 2 टाइप के अमीनो शुगर देखने को मिलते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। और यूरोनिक एसिड में आपको देखने को मिलता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और गैस जो है, कुछ गैस होते हैं सल्फेटेड, कुछ होते हैं नॉन सल्फेटेड, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो सल्फेटेड भी नहीं होता, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, अगर गैस में कमी आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारी प्रीमेच्योर एजिंग आ जाएगी। ठीक है, ऑल गैस है नेगेटिवली चार्ज क्यों है, सल्फेटेड होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हाइलुरोनिक एसिड इज यूनिक बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म प्रोटीग्लाइकन। प्रोटीग्लाइकन मतलब ये प्रोटीन से लिंक नहीं होते,
इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूनिक गैग है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है हमें यहाँ पर पॉइंट्स कि गैग्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है? क्योंकि उनमें सल्फेट प्रेजेंट होता है एंड अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं ये। ठीक है, इसका रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट क्या है? अमीनो शुगर और एसिडिक शुगर। अमीनो शुगर में दो चीजें, एनिसिटाइल ग्लूकोसामाइड, एनिसिटाइल गैलेक्टोसामाइड। एसिडिक शुगर में है यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड में हम दो चीजें पढ़ते हैं, ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड। फिर कुछ पॉलीसेकेराइड्स जो यूनिक होते हैं टू एनिमल्स एंड बैक्टीरिया एंड आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में पाए नहीं जाते। तो ये जो पॉलीसेकेराइड की जो गैग्स है, ये गैग्स जो है आपको एनिमल्स में मिलेंगे या फिर बैक्टीरिया में मिलेंगे, पर ये प्लांट्स में नहीं देखने को मिलते। विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड ऑल द गैग्स कंटेन सल्फेट ग्रुप। ये मैंने बताया, हाइलुरोनिक एसिड के पास ना ही सल्फेट ग्रुप होता है, ना ही ये प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। ऑल गैग्स एक्सेप्ट हाइलुरोनिक एसिड आर फाउंड कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन फॉर्मिंग प्रोटियोग्लाइकेन। तो प्रोटियोग्लाइकेन क्या था? देखो, हमने दो टर्म पढ़ते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जहां पर जो टर्म्स बाद में आ रहा है, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन बाद में आ रहा है, तो प्रोटीन यहाँ पर हाईली प्रेजेंट होगा। प्रोटियोग्लाइकेन में ग्लाइकेन बाद में आ रहा है, तो कार्ब्स यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकेन को कार्ब ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लाइकेन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ग्लाइकेन बाद में आ रहा है, तो ग्लाइकेन जो है, कार्ब जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है गैस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीओग्लाइकेन का? प्रोटीओग्लाइकेन कैसे बनते हैं? तो हमेशा जब भी गैस जुड़ते हैं प्रोटीन के साथ, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ जाते। उनको चाहिए एक टेट्रासाइक्लाइड की लिंकेज। उनको क्या चाहिए? टेट्रासाइक्लाइड की लिंकेज। ये है आपकी गैस, ये गैस और ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या है? इस प्रोटीन में एक सीरीन रेसिड्यू प्रेजेंट है। ये जो सीरीन रेसिड्यू है, इसकी सीरीन के पास है OH। और ये जो OH है ना, जो आपका टेट्रासाइक्लाइड है, इस टेट्रासाइक्लाइड में एक प्रेजेंट होता है जाइलोस और दो प्रेजेंट होते हैं गैलेक्टोस और एक होता है आपका ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, तो जो जाइलोस है ये डायरेक्टली आपका लिंक करता है सीरीन के OH के साथ। यहाँ पर वो बॉन्ड बनाता है। उसके बाद ये प्रोटीन के साथ ये जो टेट्रासाइक्लाइड लिंकेज है वो जुड़ता है। उसके बाद आपका गैस आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता, इसका लिंकेज कैसे होता है? थ्रू दिस टेट्रासाइक्लाइड, प्रोटीन के साथ वो लिंक करते हैं। ठीक है, हमने ये स्ट्रक्चर देखा था। ये स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो निकला है। अब इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में आपके गैस जो है वो अटैच है। ठीक है, तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये पूरा जो प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर ये ब्रांच हो गया। पर ये जो है आपकी ये गैस है, ये कहीं भी ब्रांचिंग नहीं मिल रही है, इसलिए गैस जो है ये अनब्रांच होते हैं। पर जो आपका प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर है ये ब्रांच्ड होते हैं। ये याद रखना है कि जो गैग्स है ये अनब्रांच होते हैं, पर जो प्रोटियोग्लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर, ये ब्रांच है ना, यहाँ से ब्रांच एक में निकला, यहाँ से ब्रांच है, यहाँ से ब्रांच है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है गैग्स जो है अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये है ग्लाइकोप्रोटीन। तो वही मैंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अटैच होते हैं इधर टू एन अमाइड नाइट्रोजन एटम। ये हमने नहीं देखा कि एन लिंकेज होते हैं या फिर ओ लिंकेज होते हैं। एन इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, या फिर आपका ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होता है। तो इसी के साथ साथ हमने इस चैप्टर का भी पूरा वन शॉट कंप्लीट कर लिया। तो जिसको भी अगर आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जाके चैनल में देख सकते हैं। 4 इसके लेक्चर्स डले हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा पाथ फाइंडर के साथ कंप्लीट हुआ है। मैंने पाथ फाइंडर से भी टॉपिक आपको शो किए हैं कि मैंने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसमें। तो आप लोग जाके वो वीडियो पहले देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग ये कार्बोहाइड्रेट का वन शॉट लेक्चर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने एकदम शॉर्ट में रिवाइज किया, क्योंकि अगर पहले से सही में बना दो तो बहुत लंबी लेक्चर बन जाएगी। ठीक है, सो टिल देन हम कल कल या हाँ देखते हैं, मैं कल हम नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो है ना ये बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इसमें हमें पहले अमीनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ना है, फिर प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ना है। और जो पाथफाइंडर की बुक है उसमें बहुत ही वास्ट तरीके से वो दिया हुआ है। तो मैं उसको अच्छे से नोट्स बना के, प्रॉपर नोट्स बना के लाऊंगी। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, बट हम नेक्स्ट उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोगों की मदद हो सके। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर पूछना हो, आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने डाउट्स शेयर करना हो या कुछ भी अगर सजेशन देना हो, आप लोग कमेंट्स में लिखे, मैं फॉलो करूंगी। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।